नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी विथ रामा चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बाद हम लोग छंद पढ़ने वाले हैं, है ना। तो देखिए विराम चिन्ह क्या चीज़ होता है। विराम चिन्ह से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है विराम चिन्ह और उसके बाद छंद, है ना। तो देखिए विराम चिन्ह आपका क्या होता है। विराम चिन्ह होता है ये आपका विराम चिन्ह। जैसे अल्प विराम तो आपसे पूछ लेंगे कि जैसे इसमें कोई चिन्ह दे देंगे और कहेंगे कि ये कौन सा इसमें विराम है। अल्प विराम तो आपको पता होगा अगर कि अल्प विराम का चिन्ह ये होता है या फिर अर्ध विराम का चिन्ह ये होता है, तो आप आसानी से कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए आप देख लीजिए कि अल्प विराम ये होता है, अर्ध विराम ये होता है ना। ये आपका पूर्ण विराम होता है, ये तो आप जानते ही हैं। ये आपका विस्मय विराम हो गया, है ना। अब देखिए अब हम लोग चलते हैं आगे। आपका ये है प्रश्न विराम या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है, इसको भी आप लोग जानते ही हैं, सिंपल ही है ये सब, है ना। तो ये तो आप कर ही देंगे। उसके बाद आपका प्रश्नसूचक हो गया ये। अब देखिए ये है आपका योजक। तो योजक चिन्ह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, है ना। तो योजक चिन्ह क्या होता है आप देख लीजिए यहाँ पे। निर्देशक क्या होता है, तो ये सब हालांकि है सिंपल ही, लेकिन अगर आप चिन्ह जानते रहेंगे कि इसका नाम क्या है, इसको निर्देशक कहते हैं, तो आप कर पाएंगे। रेखांकन क्या होता है, आप इसको हाईलाइट करते हैं नीचे, है ना, लेकिन आपको नाम नहीं पता होता है कि अच्छा इसी को रेखांकन कहा जाता है। तो जो आप हाईलाइट करते हैं ना नीचे, वही आपका रेखांकन होता है ना। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, ये है आपका तुल्यता सूचक चिन्ह। अब तुल्यता सूचक चिन्ह क्या होता है, तो देखिए तुल्यता सूचक चिन्ह होता है जो आप बराबर के चिन्ह लगाते हैं ना बीच में, वही आपका तुल्यता सूचक चिन्ह है। उसी नाम दे दिया गया तुल्यता सूचक चिन्ह, सिंपल सा। ये आपका अपूर्ण विराम होता है। अपूर्ण विराम या फिर न्यून विराम या फिर इसको उप विराम भी कहा जाता है ना। अपूर्ण विराम, न्यून विराम या उप विराम, ये है आपका। उसके बाद देखिए विवरण चिन्ह क्या होता है, तो ये है आपका विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह हो गया, ये तो आप लोग करते ही हैं, ऐसा निशान बनाते ही हैं। बस इसका नाम आप जान लीजिए कि हाँ इसे ही विवरण चिन्ह कहा जाता है, बस सिंपल सा। बाकी देखिए ये आपका उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह जिसे इंग्लिश में इनवर्टेड कामा कहते हैं। तो इनवर्टेड कामा आप लोग पढ़े ही होंगे, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है ना उद्धरण चिन्ह। तो देखिए ये आपका उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह हो गया आपका, है ना। उसके बाद देखिए त्रुटि विराम क्या होता है, तो त्रुटि विराम या फिर हंस पद, अगर कहीं भी आप कुछ भी लिख रहे होते हैं गलती हो जाता है, तो नीचे आप ऐसा चिन्ह बना करके जो लिखते हैं वही आपका त्रुटि विराम है। इसी को हंस पद नाम दे दिया गया है ना। देखिए लाघव क्या होता है, तो लाघव विराम या फिर संक्षेप सूचक। जैसे कहीं भी आपको फार्ट में लिखना होता है तो जो जीरो जीरो बनाते हैं ना, जो PTIF लिखे हैं, तो ये आपका जो है जो जीरो जीरो बना रहे हैं यही आपका लाघव चिन्ह हो गया, है ना। लोप विराम क्या होता है, तो लोप विराम जैसे आप डाट 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 जो लगाते हैं वो आपका लोप विराम हो गया, है ना। तो देखिए ये आपका अब छंद शुरू हो रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब हम लोग छंद पढ़ने वाले हैं। क्या चीज़ होता है, छंद होता है, कह रहे हैं कि छंद शब्द के 3 अर्थ हैं। ये है आपका छंद। तो देखिए हम लोग अब छंद शुरू कर रहे हैं। कह रहे हैं कि छंद शब्द के 3 अर्थ हैं। कौन कौन, एक तो छादन होता है, बंधन होता है और लादन होता है। हालांकि आप ये पूछेंगे नहीं कि छंद के कितने अर्थ होते हैं, लेकिन बस जानते रहिए कि छंद के 3 अर्थ हैं। कौन कौन, छादन, बंधन और लादन। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछेंगे वो हम बताएंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है ना। देखिए कह रहे हैं कि निश्चित वर्णों या मात्राओं की विराम, कह रहे हैं कि निश्चित वर्णों या मात्राओं की विराम, यति या गति आदि से बधी हुई शब्द योजना को छंद कहते हैं। यानी कि इसमें आपको यति, गति, ये सब चीज़ देखने को मिलेगा, तुक, है ना। तो अभी आगे सब कुछ मिलेगा हम लोगों को। देखिए आगे फिर कह रहे हैं कि मात्रा और, देखिए ये आपका कह रहे हैं कि मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। यानी कि छंद किसे कहा जाता है आपका, कह रहे हैं कि मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली वाक्य रचना को छंद कहते हैं। यानी कि इसमें मात्रा और वर्ण का योगदान होता है। तो कह रहे हैं मात्रा और वर्ण आदि के विचार से होने वाली जो वाक्य रचना है उसे हम छंद कहते हैं। कह रहे हैं कि छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है ना कि छंद का दूसरा नाम क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि छंद का दूसरा नाम क्या है, पिंगल है। क्यों छंद का नाम दूसरा पिंगल है, कह रहे हैं कि क्योंकि छंद शास्त्र के जो आद्य प्रणेता हैं वो पिंगल नाम के ऋषि थे, इसीलिए छंद का दूसरा नाम पिंगल भी है ना। फिर कह रहे हैं कि पिंगलाचार्य के छंद
सूत्र में छंद का सूफबद्ध वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। करें इसी आधार पर छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहते हैं, है ना। तो छंद शास्त्र को क्या कहा जाता है? पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का बनता है। अभी तो ये उसका थ्योरी था, अब देखिए क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से बनता है। अब कह रहे हैं कि छंद के अंग, देखिए छंद के अंग कौन कौन से हैं? ये है आपका छंद के अंग। छंद के अंग कौन कौन से हैं? जैसे आपका वर्ण, तो देखिए कह रहे हैं कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो हरफ या लघु वर्ण होता है, और दूसरा जो होता है वो आपका दीर्घ होता है। तो अब जो हरफ या लघु होता है वो क्या होता है? देखिए जैसे आपको अ, ई, उ और चंद्र बिंदु अगर देखने को मिले तो ये आपका हरफ में काउंट होता है। इसका बहुत ज़्यादा योगदान है, आगे हम लोगों को काउंट करना पड़ेगा, है ना। इसलिए आप लोग जानिए कि हरफ क्या होता है, दीर्घ क्या होता है। तो हरफ या लघु होता है जैसे अ, ई, उ, या फिर जो मूल स्वर होता है ना वो आपके हरफ में काउंट होते हैं। उसके बाद जो संयुक्त वाले होते हैं वो आपके दीर्घ में काउंट होते हैं। तो देखिए कह रहे हैं कि लघु वर्ण एक मात्रिक होता है, यानी जो ये लघु वर्ण है ना ये एक मात्रिक होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसलिए क्वेश्चन बनने का मतलब है कि आपको काउंट करना पड़ेगा। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि लघु वर्ण एक मात्रिक होते हैं तो आप जल्दी काउंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको जानना इंपॉर्टेंट है ना। फिर कह रहे हैं हम लोगों से कि मात्रा केवल स्वर की होती है। देखिए जो मात्रा होती है ना वो केवल स्वरों की होती है, मात्रा केवल स्वर की होती है, व्यंजनों की मात्रा नहीं होती है। जो मात्रा होती है वो केवल और केवल स्वर की मात्रा होती है, ठीक ना। फिर कह रहे हैं कि लघु मात्रा का जो चिन्ह है वो आपका ऐसे अगर चिन्ह बनाएगा, पट पट पही बनाया जाएगा तो आपका ये लघु का चिन्ह होगा, है ना। कह रहे हैं कि दीर्घ मात्रा का चिन्ह जो है वो गुरु होता है, यानी कि गुरु चिन्ह आप बनाएंगे ये आपका दीर्घ होता है। करें जैसे आ, ई, उ, ए, ओ और औ, ये आपका दीर्घ होते हैं। और कहीं भी अगर अनुस्वार देखने को मिल जाए तो ये भी आपको दीर्घ में काउंट करने पड़ेगा, है ना। इसका योगदान ये है कि जब आपसे पूछा जाएगा ना कि इसमें कौन सा छंद है, दोहा है, फूठा है, रूला है, कौन सा, तो अगर आप ये चीज़ जानते रहेंगे तभी आप काउंट कर पाएंगे, नहीं तो आप काउंट ही नहीं कर पाएंगे, है ना। क्योंकि जहाँ जहाँ भी दीर्घ देखने को मिलेगा वहाँ आपको डबल मात्रा काउंट करनी पड़ेगी, और जहाँ भी आपको लघु देखने को मिलेगा वहाँ आपको सिंगल मात्रा काउंट करनी पड़ेगी। इसलिए इसको जानना इंपॉर्टेंट है। अच्छा इनमें क्यों ये हम लोग कर रहे हैं इसको, मतलब दीर्घ मात्रा में डबल क्यों काउंट कर रहे हैं? क्योंकि अ और अ से मिलकर के आ बना है, ई और ई से मिलकर के ई बना है, वैसे उ मिलकर के बड़ा हो बना है ना। तो ये संयुक्त एक तरफ है, मतलब मिल करके बने, दो स्वरों को मिल करके बन रहे हैं। जैसे आपका अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया था संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, तो देखिए संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, ओ और औ, ये चारों संयुक्त स्वर कहलाते हैं, है ना। क्या चीज़ होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ना। वर्णमाला आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन बनता है संयुक्त स्वर क्या क्या होते हैं, किन किन से मिल करके बने होते हैं। तो आपका जैसे ए है तो अ और ई से मिल करके ए बनता है, वैसे अ और ए मिल करके आई बनता है ना। अ और ऊ मिल करके ओ बनता है, फिर अ और ओ मिल करके औ बनता है। तो किन किन से मिल करके बना है ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो संयुक्त स्वर हैं ये, यानी दो से मिल करके बने हैं, इसलिए इनको हम लोग दीर्घ काउंट कर रहे हैं, यानी डबल मात्रा काउंट कर रहे हैं, ठीक ना। तो इसका रीजन है। उसके बाद देखिए ये आपका लघु गुरु। तो अब लघु क्या चीज़ होता है, गुरु क्या चीज़ होता है, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए हो गई थी इस वजह से आप लोग इसको एक बार देख लिए। कह रहे हैं कि अनुस्वार युक्त वर्ण जो है, अनुस्वार युक्त वर्ण आपका क्या होता है? अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है, यानी जहाँ पर भी अनुस्वार लगा होगा वहाँ पे आपको डबल काउंट करना पड़ेगा, ये तो आप समझ चुके होंगे। फिर कह रहा है कि विसर्ग युक्त वर्ण भी गुरु होता है, यानी कि जहाँ पर विसर्ग लगा होगा लास्ट में तो उसको लास्ट में लगाओ, चाहे कहीं भी लगाओ, जहाँ पे विसर्ग लगा होगा आपको उसे गुरु काउंट करना पड़ेगा, है ना। जैसे दुख है तो यहाँ पर भी आपको गुरु काउंट करना पड़ेगा। ऐसे जैसे यहाँ पे आपका कर्म लिखा है तो यहाँ पे जो ऊपर रहे ना उसकी वजह से जो पहले वाला है उसको हम लोग गुरु काउंट करेंगे, है ना। उसके आपका यति क्या चीज़ होती है? कह रहे हैं कि छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को आपका यति कहते हैं, है ना। यानी यति किसे कहा जाता है? यति कहा जाता है कि छंदों में विराम या रुकने के स्थलों को यति कहा जाता है ना। देखिए करें अर्थात छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है ना। इस ठहरने को क्या करना है? यति कहते हैं। उसके बाद आपका गति है,
तो गति क्या चीज़ होती है? कह रहे हैं कि पढ़ते समय, देखिए कह रहे हैं पढ़ते समय कविता के अस्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं, है ना। गति किसे कहते हैं? गति कहते हैं पढ़ते समय कविता के अस्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहते हैं। तो ये तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद चरण क्या चीज़ होते हैं, पाद क्या चीज़ होते हैं, इसको देख लीजिए। पाद या चरण करें प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं, यानी जो भी छंद होगा ना उसमें कम से कम 4 चरण तो होते ही होते हैं, है ना। तो यही कह रहे हैं कि प्रत्येक छंद में कम से कम 4 चरण होते हैं। कह रहे हैं कि चरण को पद या पाद कहते हैं, उसी जो चरण को ही हम लोग पद या पाद कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए तुक क्या चीज़ होता है, ये है आपका तुक। देखिए तुक क्या चीज़ होता है, आपसे कह रहे हैं ये आपके तुक हैं। कह रहे हैं कि चरण के अंत में आने वाले समान वर्णों को तुक कहा जाता है। यानी कि जब आप जैसे पढ़ते हैं ना तो जो चरण होते हैं 4-4 चरण कम से कम तो होते हैं छंद में, तो जो चरण के अंत में आप देखेंगे तो समान वर्ण देखने को मिलेंगे, है ना। तो उसी समान वर्णों को तुक कहा जाता है। अगर आप लोग जैसे जब भी उठा के देखेंगे दोहा रोला जितने भी हैं छंद, तो उनमें लास्ट में आपको ना समान वर्ण देखने को मिलते हैं। तो जो समान वर्ण देखने को मिलते हैं उसे ही तुक कहा जाता है, ठीक ना। ये आपके गण हैं। तो देखिए गण क्या चीज़ होता है, करें कि 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। यानी गण किसे कहा जाता है? 3 वर्णों के समूह, यानी गण में कम से कम 3 वर्ण होते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कम से कम नहीं 3-3 वर्ण होते हैं, है ना। तो 3 वर्णों के समूह को गण कहा जाता है। अब ये गण क्या चीज़ होता है आगे हम लोगों को मिलेगा देखने के लिए, है ना। यमाता राज महान फलगा, ये एक सूत्र होता है। इस सूत्र के आधार पर गणों की संख्या 8 है। यहीं से क्वेश्चन बन जाता है आपका कि जो है गणों की संख्या कितनी है, तो गणों की संख्या कितनी है? 8 है ना। और सूत्र आपका क्या है? यमाता राज महान फलगा। इस सूत्र का आगे यूज होगा, इसलिए आप लोग इसको याद कर लिए। कह रहे हैं कि वर्णिक छंदों की पहचान इसी आधार पर होती है, ठीक। अब हम लोग देख रहे हैं आगे, देखिए ये है आपके छंद के भेद। अब छंद के भेद कितने होते हैं? देखिए छंद के भेद कह रहे हैं कि छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। छंद के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा है? एक तो आपका मात्रिक छंद होता है और दूसरा वर्णिक छंद होता है। आपसे क्वेश्चन बन जाता है यहीं से कि छंद के कितने भेद होते हैं। तो छंद के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक तो मात्रिक छंद होता है और दूसरा वर्णिक छंद होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये मात्रिक छंद क्या चीज़ होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन खूब बनता है ना। ये मात्रिक छंद जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपका एग्जाम में खूब बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मात्रिक छंद। तो देखिए क्या चीज़ है, ये है आपका मात्रिक छंद। करें कि मात्रिक छंद में जैसे सम मात्रिक छंद होता है, अर्धसम मात्रिक छंद होता है और विषम मात्रिक छंद होता है ना। मात्रिक छंद भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? सम मात्रिक हो गया, अर्धसम मात्रिक हो गया और विषम मात्रिक हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, मान लीजिए आपको दे दिए चौपाई और कहेंगे चौपाई में चौपाई कैसा छंद है? सम मात्रिक छंद है, अर्धसम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। तो अगर आपको पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर पेपर में, है ना। आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए आपको दोहा दे दिए और पूछ दिए कि दोहा में जो है कौन सा छंद है, यानी कि आपका ये अर्धसम मात्रिक है कि सम मात्रिक है, विषम मात्रिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा मात्रिक छंद है ना। तो देखिए सम मात्रिक में आपका चौपाई है, जैसे चौपाई हो गया, रोला हो गया, हरि गीतिका हो गया। अच्छा इसमें होता क्यों है? क्योंकि जैसे ना आपका जो चौपाई है, अभी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं आगे, चौपाई है, ये है आपका चौपाई, है ना। तो चौपाई में क्या होगा, करें कि यह एक सम मात्रिक छंद है। क्यों यह एक सम मात्रिक छंद क्यों है? क्योंकि इसके प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं और 16 आपकी जो मात्राएं हैं ये कैसी है? सम संख्या है ना। और इसके जो प्रत्येक चरण है इसमें 16 मात्राएं होती है, इसलिए ये क्या है? आपका ये सम मात्रिक छंद है। ऐसे ही जैसे अगर आप देखेंगे ना और देख लीजिए, जैसे है आपका रोला। तो देखिए रोला में आपको क्या देखने को मिल रहा है? रोला में आपको मिल रहा है ये आपका रोला है। करें इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं, यानी कि 24 आपकी कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो प्रत्येक चरण, इसमें कई चरण नहीं है, आपका 24 मात्रा है, तो इसलिए आपका ये सम मात्रिक छंद है। ऐसे ही अगर आप जैसे देखेंगे ना, देखिए नीचे अगर आप जाएंगे, हरि गीतिका हो गया आपका,
तो ये जो हरी गीतिका है यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि हरी गीतिका में भी आपकी 28 मात्राएं प्रत्येक चरण में, तो ये आपका फम संख्या है तो फम मात्रिक हो गया, है ना। उसके बाद जैसे अगर आप और नीचे जाएंगे, देखिए जैसे आपका, देखिए आपका ये दोहा है, देखिए दोहा है, तो दोहा में क्या हो रहा है, ये आपका दोहा है ना, तो दोहा में क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि इस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरणों में विषम चरण यानी कि प्रथम और तृतीय चरण यानी विषम चरणों में 13 मात्राएं हैं, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, द्वितीय और चतुर्थ चरणों में यानी कि फम चरण में 11 मात्राएं हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रथम तथा तृतीय चरण यानी कि विषम चरण भी है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि फम चरण भी है। तो विषम और फम दोनों को अगर आप मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्धफम, है ना। तो इसीलिए ये दोहा आपका अर्धफम है ना, अर्धफम मात्रिक छंद। उसके बाद जैसे और आप देख लीजिए, तो और जैसे आप नीचे जाएंगे ना, आपका फोरठा हो गया, तो आप फोरठा देख लीजिए। अब फोरठा में आपका क्या हो रहा है, ये आपका फोरठा ना, कह रहे हैं कि ये दोहे का उल्टा होता है, कह रहे हैं इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं, यानी इसमें भी आपको विषम चरण देखने को मिल रहा है और उसके बाद फम चरण देखने को मिल रहा है। यानी क्या हो रहा है, इसमें आपका एक तो विषम चरण है और उसके बाद फम चरण है, जबकि चौपाई में जो है, चाहे रोला में, हरगीतिका में, इसमें आपका क्या हो रहा था, उसमें जो है ये फम और विषम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। तो इस वजह से, और यहाँ पे क्या है कि फम चरण भी होते हैं, विषम चरण भी होते हैं, है ना, फम विषम दोनों हैं, इस वजह से ये अर्धफम मात्रिक हैं। अब समझ में आ गया ना अर्धफम मात्रिक क्यों हो रहा है। उसके बाद जैसे आपका छप्पा है, कुंडलियाँ हैं, तो जो छप्पे और कुंडलियाँ होती हैं ये विषम मात्रिक छंद होते हैं। तो अभी हम लोगों को आगे मिलेगा, लेकिन रीजन क्या था ये तो समझ में आ गया ना कि क्यों ये फम मात्रिक हैं, अर्धफम मात्रिक हैं। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए, इसको आप लोग एक बार पूरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। देखिए ये है आपका, अब इसको देखिए फम मात्रिक में कौन कौन आ जाएगा, आपका चौपाई हो गया, रोला हो गया और हरिगीतिका हो गया। चौपाई क्यों फम मात्रिक है, क्योंकि कह रहे हैं कि यह एक फम मात्रिक छंद इसलिए है कि इसकी प्रत्येक चरणों में फूला मात्राएं होती हैं, यानी कि इसमें फम और विषम चरण होते ही नहीं हैं। तो जब फम और विषम चरण है ही नहीं, मतलब कहने का कि विषम चरण इसमें नहीं होता, केवल फम चरण ये एक तरफ से है, यानी कि प्रत्येक चरण, तो कुल मिलाकर के क्या हो गया कि आपका फम मात्रिक हो गया। जबकि जितने अर्ध फम मात्रिक हो रहे हैं उसमें तो आपको विषम भी देखने को मिल रहा है, विषम चरण भी देखने को मिल रहे हैं, फम चरण भी देखने को मिल रहे हैं। तो जब आप विषम चरण और फम चरण को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अर्ध फम मात्रिक बन जाएगा। तो इसीलिए दोहा में आपको विषम चरण भी देखने को मिलेगा, है ना, फम चरण भी देखने को मिलेगा, फोरठा में भी विषम फम देखने को मिलेगा, बरवे में भी और उल्लाला में भी, इन सब में फम और विषम दोनों चरण देखने को मिलेंगे। इसलिए ये अर्ध फम मात्रिक हैं। समझ में आ गई ना बात। और विषम मात्रिक कौन हो जाएगा, आपका छप्पे और कुंडलियाँ, ये आपका विषम मात्रिक हो जाएगा। तो सिंपल सा है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है ना। तो न समझ में आए तो फम का मतलब क्या, चौपाई बन जाएगा चारपाई, और चारपाई कहाँ पे रखी जाती है, फम जगह पे। जहाँ भी आपको चारपाई बिछाना होगा तो फम जगह पे बिछाएंगे, यानी कि फम का संबंध किससे है, चारपाई मतलब चौपाई। तो चौपाई आपका क्या है, ये फम मात्रिक छंद है। ऐसे भी करके आप याद कर लिए टिक से, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनता है तो इसको याद करना जरूरी है ना। जैसे आपका रोला, तो रोला बन जाएगा रोलर, और रोलर का क्या होता है, जमीन को फम करना, यानी रोला आपका क्या है, फम मात्रिक छंद है। जैसे हरि गीतिका, तो हरि मतलब भगवान, और भगवान हर किसी को क्या करते हैं, फमान दृष्टि से देखते हैं, फमान मतलब फम। तो ये आपका हरि गीतिका क्या हो जाएगा, ये आपका फम मात्रिक छंद हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात। उसके बाद अर्ध फम मात्रिक में आप कोई ना कोई ट्रिक बना लीजिए, आपका विषम मात्रिक में बना लीजिए। जैसे विषम मात्रिक में क्या हो जाएगा, छप्पर, जैसे छप्पर से आपका बन जाएगा छप्पर, और छप्पर में रहना मतलब विषम परिस्थितियों में लोग रहते हैं छप्पर में, है ना। तो विषम है ना, छप्पर का संबंध किससे है, विषम से, यानी विषम परिस्थितियों में लोग छप्पर में रहते हैं, छप्पर बन जाएगा छप्पे। तो यानी ये आपका जो छप्पे है ये विषम मात्रिक छंद है। कुंडलियाँ, तो कुंडली मार करके लोग कब बैठते हैं, जब विषम परिस्थिति होती है ना। तो विषम परिस्थितियों में लड़के क्या करते हैं, जैसे गुफा हो गए तो जाकर के कुंडली मार के बैठ जाते हैं। यानी कुंडली का संबंध कहने का विषम से है, जोड़ लीजिए ऐसे, है ना। तो आपका कुंडलियाँ जहाँ भी मिलेगा आपका विषम मात्रिक छंद हो जाएगा। कि हम तरीका बता रहे हैं ताकि रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद देखिए, अब हम लोग चलते हैं आगे।
देखिए ये है आपका चौपाई। अब चौपाई क्या चीज़ होती है? देखिए आपका चौपाई से क्वेश्चन जो बनता है इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। चौपाई क्या चीज़ होती है? कह रहे हैं कि यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। पहली बात तो ये जाननी है, इतना इतना आप पढ़ चुके हैं, अब तो याद ही हो गया होगा सममात्रिक छंद है ना। कह रहे हैं इसके प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं, यानी कि इसमें जो है अलग अलग चरण होते ही नहीं कि फम विफम होते ही नहीं, है ना। तो इसके जो प्रत्येक चरण होता है इसमें 16 मात्राएं होती हैं, है ना। और कह रहे हैं कि और अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं, है ना, इसमें चौपाई में। अब देखिए ये है आपका उदाहरण। यहाँ पे आप काउंट कर लीजिए। जैसे आप काउंट करेंगे ना तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? जैसे आपको नी है तो उस पर छोटी एक मात्रा लगी, यानी कि आपको एक काउंट करना है। यहाँ पे लघु काउंट करेंगे। फिर उसके बाद त है आपका, वहाँ पर भी आपका लघु काउंट होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए नू का मतलब यहाँ पे बड़ा ऊ लगा है, तो बड़ा ऊ का मतलब कि ये दीर्घ हो जाएगा, है ना। दीर्घ हो जाएगा क्योंकि ऊ और ऊ मिल करके तो बड़ा ऊ बनता है ना। तो इसलिए दो फॉर्म को मिल करके बना है, तो इसलिए हम उसको दीर्घ काउंट करेंगे। तो आपका नूतन हो गया, है ना। उसका जैसे मंगल, तो इस पे देखिए ऊपर लगा है बिंदी, तो जो ऊपर बिंदी की वजह से इसको हम क्या काउंट करेंगे? जो ऊपर बिंदी लगी उसकी वजह से हम क्या काउंट करेंगे? इसको गुरु काउंट करेंगे। और बाकी सब लघु काउंट होगा, है ना। यहाँ पे आपका फक छोटा हुआ है तो आप लघु काउंट करेंगे। फिर उसके बाद र आपका, तो आपका लघु काउंट होगा, है ना। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा लगी, यानी और मिलके आ बनता है ना, तो इस वजह से हम इसको क्या करेंगे? डबल काउंट करेंगे। और उसके बाद देखिए ई, तो ई और ई मिल करके ई बनता है, यानी संयुक्त है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? डबल आप काउंट करेंगे, गुरु काउंट करेंगे। तो समझ में आ गया ना। अब इसको आप काउंट कर लीजिए तो आपको देखिए 16 मात्रा देखने को मिलेगी। यानी आपका 1 हो गया, 2 4 4 2 6, है ना। 6 के बाद 8 9 10 11 12 के बाद 14 और 2 16, तो कुल मिलाकर के 16 मात्रा है। ऐसे ही आप सब में काउंट करेंगे आपको 16 मात्रा देखने को मिल जाएगी। तो ऐसे ही अब इसका काम क्या है? देखिए इसमें से आपको मान लीजिए 2 पंक्ति उठा के दे दिए। मान लीजिए ये आपकी एक पंक्ति दे दी है और ये दे दिए, एग्जाम में 2 पंक्ति दे दिए। अब पूछेंगे आपसे कि इसमें बताइए दोहा है, फोठा है, रोला है ना, कौन सा छंद है? तो आपको ऐसे काउंट करना पड़ता है। जब आप काउंट करेंगे तभी आप बता पाएंगे कि इसमें क्या है, कौन सा छंद है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है काउंटिंग, है ना। अब देखिए जैसे अब हम लोग आगे चलते हैं। ये आपका देखिए रोला क्या चीज़ होता है? ये है आपका रोला। तो देखिए रोला जो है, ये आपका रोला। करें कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यानी कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो अभी याद कैसे होगा? देखिए 2 4 यहाँ पे मिला है ना, 2 और 4, यानी कि जब भी आपको रूला मतलब रूलना हो, ज़मीन को आप रूलर से रूलते हैं ना, तो 2 4 बार लोग कहते हैं ना कि 2 4 बार इसको रोल दीजिए, है ना, तो ये आपका फम हो जाएगा। तो आपका 2 और 4 से बन जाएगा 24, और 24 मात्राएं किस में होती हैं? रोला में होती हैं, रोला में, है ना। और ये कैसा है रोला? आपका फम मात्रिक छंद है। ये तो हो चुका। अब इसके बाद आपको काउंट करना हो तो आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप देखिए यहाँ पे आप काउंट करेंगे, यहाँ पे आपको डबल मात्रा देखने को मिलेगी, गुरु काउंट करेंगे। फिर उसके बाद इधर लघु हो जाएगा सब में, फिर लघु हो जाएगा। यहाँ पे डबल मात्रा है, मतलब आ की मात्रा लगी है तो आप डबल काउंट करेंगे, है ना। फिर उसके बाद इधर आप सिंगल करेंगे, जहाँ पे आपको आ की मात्रा लगी वहाँ पे आप डबल काउंट करेंगे। समझ में आ गया ना। यहाँ पे आप डबल काउंट करेंगे, क्यों? क्योंकि आए है, और आए जो है वो आपका संयुक्त स्वर है, तो इस वजह से आप डबल काउंट करते हैं, है ना। यहाँ पे आप सिंगल करेंगे, है ना, यानी लघु है। यहाँ पे आपका दीर्घ है, तो आप सबको काउंट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा 24 मात्रा, है ना, रोला। उसके बाद देखिए इधर आपका है हरि गीतिका। तो देखिए हरि गीतिका में क्या चीज़ होता है? कह रहे हैं कि ये आपका हरि गीतिका है। कह रहे हैं इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यानी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है? आपसे केवल इतना पूछ लिया जाएगा कि हरि गीतिका के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हरि गीतिका जो है इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, है ना।
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि हरी गीतिका की प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो कितनी होंगी 28 मात्राएं होती हैं। अब अगर आप काउंट करना चाहें तो यहाँ पे आप ये पूरा दिया गया है, यहाँ पे आप पूरा काउंट करिए, है ना, आपको पता चल जाएगा कि 28 मात्राएं कि नहीं। और एग्जाम में अगर आप मान लिया ये पंक्ति आपसे दे दिए तो फिर आपको ये पूरा काउंट करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे। एग्जाम में मान लीजिए ये पंक्ति दे दें, ठीक, मान लीजिए कि एग्जाम में आपसे ये दे दें पूरा दोनों पंक्ति, ये वाली भी, और उसके बाद आपसे पूछ दें कि बताइए इसमें कौन सा छंद है। ऑप्शन दे दिए आपको, गुरुला है, दोहा है, फूठा है ना, मतलब जितने भी हैं आपको उसमें से कोई भी वो दे सकते हैं। जैसे हरी गीतिका है, क्या है, तो अगर आप जो है काउंट करेंगे तभी बता पाएंगे कि उसमें क्या है ना, बिना काउंट किए आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए काउंटिंग इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे आपका ये हो गया ना, ये हो गया आपका। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं दोहा। अब दोहा क्या चीज़ होता है, देखिए दोहा है आपका, करें कि इस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरणों, करें कि इस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरणों यानी विषम चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में फम जो है, जो फम चरण है उनमें 11 मात्राएं होती हैं। समझ में आ रही बात, यानी कि कुल मिलाकर के कहना ये है कि जो विषम चरण होंगे उसमें 13 मात्राएं होंगी, जो फम चरण होंगे उसमें 11 मात्राएं होंगी। और विषम चरण किसे कहते हैं, प्रथम और तृतीय, है ना। तो प्रथम और तृतीय 1 और 3, तो ये आपका क्या है, 1 और 3 विषम संख्या है, यानी पहला और तीसरा आपका विषम चरण होता है। और द्वितीय और चतुर्थ क्या है, फम संख्या है, यानी द्वितीय और चतुर्थ जो है इसे फम चरण कहा जाता है। तो दूसरा और चौथे को, तो आपका ये क्या हो गया, कह रहे हैं कि फम चरण में 11 मात्राएं, यानी विषम चरण में 13 और जो है फम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, किसमें, दोहा में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोहा वाला, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन खूब बनता है, कई बार पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए दोहा का वही उल्टा होता है फूठा, है ना। अब यहाँ पे आप काउंट करना चाहें अगर, तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। अगर आप काउंट करेंगे ना तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है गुरु गुरु, फिर उसके बाद लघु लघु, फिर उसके बाद आपको देखने को मिल रहा है कि गुरु, है ना, गुरु फिर गुरु। अब देखिए यहाँ पे लघु फिर गुरु, फिर उसके बाद गुरु गुरु, है ना, फिर उसके बाद गुरु है, फिर लघु, फिर उसके बाद लघु। तो इसको अगर आप काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 11 2 13, है ना। तो इसमें पूरा आपको 13 मिल रहा है। फिर उसके बाद इसमें भी आप काउंट करेंगे तो 13 मिलेगा। देखिए 2 2 4 2 6 6 4 10 और 10 और 3 कितना हो गया, 13। तो ये आपका प्रथम चरण है और ये आपका तृतीय चरण है ना, ये आपका दूसरा है और ये आपका चौथा है। समझ में आ गई ना बात। तो इसी को आपको दे देंगे और पूछेंगे कि इसमें दोहा है, किरोला है, फोरठा है, यही आपका दे दिए और आपको काउंट करके तब बताना पड़ेगा, है ना। इसलिए ये काउंटिंग कैसे की जाती है आप लोग इसको जानते रहिए, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए फोरठा क्या चीज़ होता है। अब आगे मिल रहा है आपको फोरठा, है ना, ये है आपका फोरठा। फोरठा जो होता है ये दोहे का उल्टा होता है। कई बार क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि दोहे का उल्टा क्या होता है ना। तो दोहे का उल्टा फोरठा होता है। क्यों होता है, क्योंकि अभी आप लोगों को मिलेगा आगे क्यों होता है। कह रहे हैं कि यह छंद जो है दोहे का उल्टा होता है। क्यों होता है, कह रहे हैं कि इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं, जबकि दोहा में क्या हो रहा था कि विषम चरणों में 13 मात्राएं हो रही थी और फम चरणों में वहाँ पे क्या हो रहा था कि 11 हो रहे थे। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे विषम चरण में आपको 11 देखने को मिल रहा है और फम चरण में आपको 13 मात्रा देखने को मिल रही है। इसलिए दोहा का उल्टा क्या होगा, फोरठा होता है ना। एकदम इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिए कि दोहे का उल्टा फोरठा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि दोहे का उल्टा क्या होता है ना। तो दोहे का उल्टा फोरठा होता है, ठीक। अब देखिए इसको अगर आप लोग काउंट करना चाहें तो यहाँ से काउंट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो देखिए 2 2 4 2 6 6 2 8 2 10 और 11, यानी कि इतना आप काउंट करेंगे। ये आपका पहला चरण हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया और ये आपका चौथा चरण हो गया। तो इसको अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। इसको आप काउंट करेंगे तो आपको 11 मिलेगा, यानी पहला और तीसरा में आपको 11 मिलेगा, दूसरा और चौथा में आपको 13 मिलेगा। यही तो है ना। यहाँ पर देखिए ये तो कह रहे हैं कि जो है कह रहे हैं कि विषम चरण मतलब पहला और तीसरा,
तो पहला और तीसरा में 11 मात्राएं, और जो फम चरण होगा उसमें 13 मात्राएं। समझ में आ गई ना बात? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको आप लोग रट लीजिए, बिल्कुल तरीका जान लीजिए, है ना, कि क्या होता है, कैसे काउंट किया जाता है। उसके बाद देखिए ये है आपका बरवे। बरवे क्या चीज़ होता है? तो देखिए बरवे आपका क्या होता है, ये आपका बरवे है। कह रहा है कि इस छंद के विषम चरणों में 12 मात्राएं और फम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। यानी कि जो बरवे होता है ना आपका, इसमें जो विषम चरण होंगे, अब विषम चरण क्या होते हैं, फम चरण क्या होते हैं, ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे इतनी देर में, है ना। तो कह रहे हैं कि इस छंद के विषम चरणों में 12, यानी आप ऐसे याद कर लिए कि ब से बरवे और ब से 12, है ना, ब से बरवे ब से 12। तो यानी कि अगर आपको 12 याद आ गया ना तो 7 तो ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, क्योंकि 12 के साथ 7 का कम्बिनेशन है, आपको पता चल जाएगा इतना, केवल 12 याद आना चाहिए, है ना। तो ब से बरवे और ब से आप याद कर लीजिए 12, यानी कि इस छंद के विषम चरणों में 12 मात्राएं और फम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। किसमें? बरवे में। अब इसको आप पूरा ये जो दिया गया उदाहरण, इसको आप काउंट कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा, है ना। पूरा हम काउंट करने लगेंगे तो टाइम लगेगा काफ़ी, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अब आगे आपको क्या दिया गया है, उल्लाला। अब ये है आपका उल्लाला। उल्लाला क्या चीज़ होता है? ये है आपका उल्लाला। देखिए उल्लाला, ये है आपका उल्लाला। कह रहे हैं कि इस छंद के विषम चरणों में 15 मात्राएं और फम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं, है ना। तो आपसे इतना ही यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो है विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं, फम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए उल्लाला मतलब आज के समय में ना 15 साल के लड़के 13 साल के लड़के भी नफा करना शुरू कर दिए हैं। और जब उनके दोस्त अगर मना करते हैं ना तो क्या करते हैं कि और ला मतलब उल्ला उल्ला ला, है ना। तो और वो कहते हैं कि और ला मतलब उल्लाला उल्लाला। और कितने साल? 15 साल 13 साल के लड़के। तो 15 और 13 आप ऐसे याद कर लीजिए, आपका ट्रिक हो जाएगा। यानी कि उल्लाला में आपका कितनी हो जाएंगी मात्राएं? 15 और 13, यानी विषम चरण में 15 और फम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। किसमें? उल्लाला में, है ना। अब ये आपका उदाहरण दिया गया है, उदाहरण से आप अगर काउंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है ना। ये आपका जो भी उदाहरण दिया गया है इसे आप देख सकते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा काउंटिंग कैसे करनी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये आपका छप्पय है ना। तो देखिए छप्पय क्या चीज़ होता है, छप्पय से कैसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ये है आपका छप्पय। कह रहे हैं कि यह एक मात्रिक विषम और संयुक्त छंद है। संयुक्त छंद क्यों है? क्योंकि ये 2 छंदों से मिलकर बनता है, इसलिए आपका संयुक्त छंद है। फिर कह रहे हैं इस छंद के 6 चरण होते हैं। पहली बात तो आपसे यही क्वेश्चन बन जाता है कि जो छप्पय है इसमें कितने चरण होते हैं, है ना। कई बार एग्जाम में इतना ही पूछ लिया गया है कि छप्पय में कितने चरण होते हैं। तो छप्पय में कितने चरण होंगे? छप्पय में आपके 6 चरण होते हैं। 6 से छप्पय, 6 से 6 चरण, है ना। फिर कह रहे हैं कि इस छंद में 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं तथा अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। तो अब ये याद कैसे होगा? देखिए इसमें है आपका कि रोला में लास्ट मिल रहा है ला, और फिर उल्लाला में भी मिल रहा है ला, है ना। तो कभी कभी कुछ लड़के होते हैं ना कि वो जो है कहते हैं कि ला, हम भी ट्राई करते हैं ला, है ना, मतलब उल्लाला। तो उल्लाला रोला, है ना, रोला ला। तो उसके बाद जो है ट्राई करते समय पता चलता है कि वो छप से गिर गए कहीं कुछ किसी चीज़ के लिए, ऐसे आप रिलेट कर लिए, मतलब ज़बरदस्ती कहते हैं कि नहीं हम भी ट्राई करेंगे ला, है ना। तो ला, और उसके बाद वो जैसे ट्राई करें छप से गिर गए, तो छप मतलब छप्पय, और ला फिर बन जाएगा आपका रोला और उल्लाला। यानी कि आपका जो छप्पय है इसमें लास्ट में लाला दोनों में आएगा, है ना। यानी कि रोला और उल्लाला फिर मिलकर बनता है आपका छप्पय, है ना। ऐसे आप ठीक कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, भूल जाता है। तो आपका रोला में कौन कौन हो जाएगा, अरे मतलब छप्पय में कौन कौन हो जाएगा? रोला और उल्लाला। रोला और उल्लाला फिर मिलकर बनता है आपका छप्पय, है ना। अब तो याद हो ही गया होगा। अब हम लोग इसका उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो उदाहरण देख सकते हैं। ये आपका उदाहरण दिया गया है ना। ये आपका उदाहरण दिया गया है, या फिर पूरा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब आगे चलते हैं। ये आपका देखिए इतना जो दिया गया है ना, ये आपका रोला है और ये आपका उल्लाला है। यानी रोला और उल्लाला से मिलकर के आपका क्या बना है? छप्पय बना है। ठीक, यही क्वेश्चन बन जाता है कि छप्पय किस से मिलकर बना है। आपको ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जो छप्पय है वो रोला और उल्लाला से मिलकर के बना है। ऐसे तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, है ना। उसके बाद देखिए ये है आपका कुंडलियाँ।
अब कुंडलियाँ में क्या चीज़ होता है, ये आपका कुंडलियाँ है ना। कह रहे हैं कि यह विषम मात्रिक संयुक्त छंद है, यानी कि कुंडलियाँ आपका क्या है, विषम मात्रिक है। छप्पन और कुंडलियाँ विषम मात्रिक है, हम लोग तो पढ़ ही चुके हैं। छप्पन और कुंडलियाँ क्या है, ये विषम मात्रिक होते हैं, है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें भी 6 चरण होते हैं, यानी कि जो कुंडलियाँ होती हैं ना, इसमें भी 6 चरण होते हैं। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया था कि कुंडलियाँ में कितने चरण होते हैं, तो कुंडलियाँ में कितने चरण होंगे, 6 चरण होते हैं। कह रहे हैं कि इसमें 2 चरण जो है, 2 चरण दोहा के, और फिर उसके बाद अंतिम 4 चरण जो हैं वो रोला के होते हैं, है ना, किसमें, कुंडलियाँ में। तो अब ये याद कैसे होगा, अब इसमें देखिए कुंडलियाँ में आपको दोहा मिल रहा है और उसके बाद क्या मिल रहा है, रोला मिल रहा है। तो देखिए कभी कभी ना घर पे छोटे लड़के होते हैं तो उनको मम्मी 2 हाथ मारती हैं, 2 थप्पड़ मतलब 2 हाथ ना, 2 हाथ मारती हैं और फिर उसके बाद वो रोने लगते हैं। तो उसके बाद मारने के बाद कहती हैं कि रोला, जितना मन करे उतना रोला, है ना। तो एक तो 2 हाथ भी मारे और उसके बाद कहते हैं कि रोला। तो ऐसी कंडीशन में लड़के फिर क्या करते हैं, वो कुंडली मार करके बैठ जाते हैं, है ना, गुफा जाते हैं, कुंडली मार कर बैठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि 2 हाथ मार भी खाएं और उसके बाद मम्मी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि रोला जितना मन करे। तो दोहा और रोला ये मिल करके बनेगा कुंडली, यानी लड़के कुंडली मार के बैठ गए, कुंडली, है ना। ऐसे आप करके रिलेट कर लीजिए, नहीं तो ये भूल जाता है, कन्फ्यूजन होता है। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनेगा कि कुंडलियाँ जो है किन किन जो है छंदों से मिल करके बना है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोहा से और रोला से मिल करके बना है कौन, कुंडलियाँ, है ना। अब देखिए कह रहे हैं कि दोहे का चौथा चरण, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि दोहे का चौथा चरण रोले के प्रथम चरण में दोहराया जाता है ना, और दोहे के प्रारंभ का शब्द रोले के अंत में आता है। तो ये आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपका ये उदाहरण दिया गया है, ये आपका उदाहरण दिया गया है ना, उदाहरण आप देख सकते हैं। तो ये है आपका दोहा, ये आपका दोहा है और ये आपका रोला है, और दोहा और रोला मिलकर क्या बनता है, कुंडलियाँ बनता है ना। तो इतना तो समझ चुके होंगे आप। अब हम लोग आगे देखते हैं, देखिए अब आपका ये है वर्डिक छंद। देखिए ये दिया गया है आपका वर्डिक छंद। अब ये वर्डिक छंद क्या चीज़ होता है, इसको आप समझ लीजिए। ये है आपका वर्डिक छंद। देखिए करें कि केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया छंद वर्डिक छंद कहलाता है ना। वर्डिक छंद क्या होता है, केवल वर्ण गणना के आधार पर रचा गया जो छंद है उसे हम वर्डिक छंद कहते हैं। अथवा जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्डिक छंद कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसका सूत्र होता है, जैसे ये आपका यमाताराज भानफलगा जो सूत्र है इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये सूत्र जो है यमाताराज भानफलगा आपको आगे इसका काम पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन कैसे बनता है, अभी हम लोग इसको आगे देखेंगे। इसको सूत्र से आप कैसे निकालेंगे यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे आपसे गण पूछा जाता है ना, कि उसमें कौन सा गण है। तो जैसे य गण होता है, म गण होता है, ये गणों की 8 संख्या जो हम लोग पढ़े थे ना, ये यही गण है, य गण, म गण, त गण, र गण, है ना, ज गण, भ गण, है ना। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा न गण, ये आपका है न गण, फ गण। तो ये आपके गण होते हैं। जैसे न गण आपका गण हो गया, जैसे न गण हो गया, फ गण हो गया। तो ये जो फार्मूला है उसी फार्मूला से इसको निकाला गया है। जैसे कहने का मतलब कि आपको जब निकालना पड़ेगा ना तो आपको दे देंगे कोई भी शब्द, उसमें कहेंगे कि इसमें कौन सा गण है। तो यहाँ पे जैसे आपका है कि यमाता, तो उस फार्मूला से निकला, यमाता राज भानफलगा जो था ना, ये यही फार्मूला है। इसका मतलब क्या है कि य का मतलब आपको एक काउंट करना है, और माँ का मतलब डबल काउंट, और उसके बाद यानी गुरु काउंट, और उसके बाद फिर गुरु काउंट। तो यानी कि अगर कहीं भी आपको कोई भी शब्द लिखा है 3 वर्ण है जिसमें आप काउंट करेंगे, उसमें आपको अगर ये देखने को मिल रहा है ना, ऐसी उठवा देखने को मिल रही है कि यानी कि आपको लघु फिर गुरु गुरु देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आपका जो है य गण होगा। अगर कहीं भी आपको सिर्फ गुरु 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 मिल रहा है तो आपका वहाँ पे म गण होगा। अगर जो है कहीं पे गुरु गुरु के बाद लघु मिल रहा है तो आपका वहाँ त गण होगा। तो आपसे गण पूछा जाता है कि इसमें कौन सा गण है। तो यहाँ पे जब आप काउंट करेंगे और आपको ऐसी सिचुएशन अगर देखने को मिली तो आपका त गण हो जाएगा। अगर आपको ऐसी सिचुएशन देखने को मिली तो आपका र गण हो जाएगा। और ये कैसे पता चलेगा ये वाला, तो आपको इस फार्मूले से पता चलेगा। इस फार्मूला का आपको यूज करना पड़ेगा, यानी जो यमाता राज भानफलगा है, ठीक ना।
तो इसलिए ये जो फार्मूला है ये इम्पोर्टेंट है। ये फार्मूला क्या है, यही तो है आपका, देखिए ये फार्मूला यही तो है आपका, य माता राज भानफल का, यानी य माता एक बार ले लिया गया है, सिर्फ य माता ले लिया गया है, फिर उसके बाद माता रा ले लिया गया है ना, फिर उसके बाद ऐसे ही करके यहाँ पे निकाला गया है। तो अब बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को कि गण जो है ये क्या चीज़ होते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे अभी मिलेगा हम लोगों को, है ना। देखिए ये है आपका, ये आपका इंद्र वज्रा। अब इंद्र वज्रा क्या चीज़ होता है, ये आपका है इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा फिर सिर्फ आपसे इतना ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इंद्र वज्रा कह रहे हैं कि इस छंद में 11 अक्षर या वर्ण होते हैं, इस छंद में 11 अक्षर या वर्ण होते हैं इंद्र वज्रा में। आपसे इतना ही पूछ लिया जाएगा कि इंद्र वज्रा में जो है कितने अक्षर या वर्ण होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 11 होते हैं, बस। ज़्यादा इससे नहीं क्वेश्चन बनता है कोई, है ना। कहना कि इसके प्रत्येक चरण में गण क्रम इस प्रकार होते हैं, जैसे आपका तगड़ हो गया, ये सब आपका, तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जानिए कि हाँ 11 अक्षर या वर्ण होते हैं इंद्र वज्रा में, बस, है ना। क्योंकि यहाँ पे कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके बाद आप ये उदाहरण जो दिया गया है यहाँ आप देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ समझ लीजिए आप लोग गण जो काउंट अप कर रहे थे, देखिए जैसे आधार दिया गया ना, तो आधार में आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा गण है, तो आप यहाँ काउंट करेंगे तो आपको मिल रहा है कि गुरु गुरु के बाद लघु, है ना, गुरु गुरु के बाद लघु यहाँ पे मिल रहा है ना, गुरु गुरु के बाद लघु। तो अब आप वहाँ पे जब देखेंगे कि गुरु गुरु के बाद लघु कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए अगर गुरु गुरु के बाद लघु की हम बात करें तो यहाँ पे मिल रहा है गुरु 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 के बाद लघु, तो यानी कि उसमें त गण हो जाएगा, है ना। तो अब समझ में आ गया ना कि त गण आपका कैसे काउंट करना है। ठीक, उदाहरण से अब देखिए जैसे आपका यहाँ पे है, कोई भी आप उठा करके उदाहरण से आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ से जो है गण काउंट कर सकते हैं, मतलब उसमें कौन सा गण है। बात समझ में आ गई होगी। और हम लोग आगे देखते हैं, है ना। जैसे ये है आपका इंद्र वज्रा। अब इंद्र वज्रा क्या चीज़ होता है, देखिए ये है इंद्र वज्रा नहीं, उपेंद्र वज्रा है, ये आपका उपेंद्र वज्रा है। तो देखिए कह रहे हैं कि इस छंद में भी 11 वर्ण होते हैं, है ना, उपेंद्र वज्रा में भी क्या होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। और आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा भी जाता है कि इंद्र वज्रा में जो है कितने वर्ण होते हैं, 11 वर्ण होते हैं। क्या कि प्रत्येक चरण गण के क्रम के आधार पर होता है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना, यहाँ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनता है, बस उतना जान लीजिए। उसके बाद जो है कह रहे हैं कि इंद्र वज्रा के पहले अक्षर को लघु कर देने से उपेंद्र वज्रा बन जाता है ना। उसके बाद देखिए ये है आपका, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं पूछा जाता है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब देख लीजिए, एक बार देखना हो तो यहाँ फिर क्वेश्चन नहीं बनता है ना। अब देखिए ये है आपका द्रुत विलंबित। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्रुत विलंबित जो है क्या है, तो इसको थोड़ा जान लीजिए। द्रुत विलंबित करें कि इस छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। पहली बात तो इतना जान लीजिए कि द्रुत विलंबित जो है इसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं, 12 वर्ण होते हैं। विलंबित, विलंब का संबंध 12 से, जैसे नहीं होता है कि इतना विलंब कर दिए आप, 12 बज गया, है ना, तो 12 यानी विलंबित, विलंब मिलेगा 12, है ना। तो यानी कि जहाँ द्रुत विलंबित, अब समझ में आ गया ना, विलंब का संबंध किसी है 12 से, तो मतलब 12 बज गया, इतना देर हो गया, है ना। तो 12 यानी द्रुत विलंबित में आपका प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। बस इतना याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से इतना ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। फिर कह रहे हैं कि इस छंद को भानुजी सुंदरी भी कहते हैं, यानी जो द्रुत विलंबित है इसका नाम भानुजी सुंदरी भी है। कभी आपसे पूछ रहे हैं कि भानुजी सुंदरी जो है किसका नाम है, तो द्रुत विलंबित का नाम है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। उदाहरण आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, लेकिन कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता नहीं है ना। देखिए ये आपका बसंत तिलका, बसंत तिलका में आपका 14 वर्ण होता है, बस यहाँ से इतना जान लीजिए कि बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, बस, है ना। हालांकि जल्दी ये भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन बस जान लीजिए कि बसंत तिलका में आपका 14 वर्ण होते हैं, बस। ठीक, उसके बाद देखिए ये आपका घनाक्षरी। तो घनाक्षरी यहाँ से पूछ लिया जाता है, ये आपका घनाक्षरी। घनाक्षरी में करें कि इसमें 31 वर्ण होते हैं। घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। रूप घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी में 32 होते हैं। देखिए घनाक्षरी में तो 31 हो गए, और जब रूप शब्द जुड़ गया रूप घनाक्षरी तो 32 हो गए। और अगर रूप के बाद अगर देखा जाए देव जुड़ जाए तो और ही अलग हो जाएगा, यानी देव को हम और प्राथमिकता देते हैं, है ना।
तो देव घनाक्षरी यानी कि 33 वर्ण हो गए है ना। देव तो देव को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा वर्ण है। ऐसे करके याद कर लीजिए ट्रिक है ना। तो देव घनाक्षरी में आपका कितना हो जाएगा, 33 वर्ण होंगे, और रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होंगे, घनाक्षरी में 31 वर्ण होंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। उसके बाद देखिए ये है आपका फवैया। अब फवैया क्या चीज़ होता है, देखिए फवैया आपसे कह रहे हैं, ये आपका फवैया दिया गया है, कह रहे हैं कि यह एक मात्रिक वर्णिक छंद है, यानी कि फवैया का है एक जो है यह एक वर्णिक छंद है ना। तो पहली बात तो इतना जान लीजिए कि फवैया क्या है, यह एक वर्णिक छंद है। फिर कह रहे हैं कि इसके एक चरण में 22 से लेकर 28 अक्षर होते हैं, है ना। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पता है क्या बनता है, बन जाएगा कि फवैया में जो है यो कितने अक्षर होते हैं, यानी कि इसके एक चरण में कितने अक्षर होते हैं। तो आपका 22 से लेकर 28। तो आप कुछ इसका ट्रिक बना लीजिए कि जैसे फवैया मतलब फब आना, यानी किसी के शादी प्रोग्राम है तो कह रहा है कि फब आना, तो पूछें कि कब से कब तक, तो बताएं कि 22 से और 26 तक का प्रोग्राम है और फब को आना है, यानी 22 से 26। तो 22 से 26 यानी फब को आना मतलब फब आना, यानी फवैया फवैया। तो फवैया में आपका 22 से लेकर 26 अक्षर होते हैं, है ना। इसके एक चरण में कितना होंगे, 22 से लेकर 26 होंगे फवैया। ये इंपॉर्टेंट है, इतना यहाँ से पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा फवैया, है ना। अब उसके बाद देखिए ये आपका है मनहरण। तो मनहरण क्या चीज़ होता है, इसको आप लोग जान लीजिए थोड़ा सा। मनहरण करें कि घनाक्षरी छंद को मनहरण भी कहा जाता है, यानी कि मनहरण क्या चीज़ होता है, करें कि घनाक्षरी छंद को मनहरण या कवित्व भी कहा जाता है, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रख लीजिए। कभी पूछ लिया जाएगा आपसे कि घनाक्षरी को और किस नाम से जाना जाता है, तो मनहरण या फिर कवित्व भी कहा जाता है। इसमें 31 वर्ण होते हैं, यानी घनाक्षरी में जब 31 होते हैं और उसी का नाम जब मनहरण है तो जाहिर सी बात है कि 31 वर्ण तो होंगे ही होंगे, है ना। तो बस इतना यहाँ से जानना था कि घनाक्षरी को ही जो है मनहरण या कवित्व भी कहा जाता है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मालिनी। ये है आपका मालिनी। तो देखिए अब मालिनी क्या चीज़ होता है, ये आपका मालिनी कह रहे हैं कि इस छंद में कुल 15 वर्ण होते हैं। अब ये कैसे याद होगा, तो मालिनी से बना लीजिए हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी आप फिर रिलेट कर लिए कि हेमा मालिनी 15 साल की थी तभी एक्टिंग करना शुरू करनी, है ना। तो 15 है ना, कैसे भी करके आपको 15 वर्ण आपको याद होना चाहिए। और मालिनी, तो मालिनी में आपका कितना हो जाएगा, इस छंद में कुल 15 वर्ण होते हैं, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि मालिनी में 15 वर्ण होते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं अब जो है ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि मंदाक्रांता, ये है आपका मंदाक्रांता। कह रहे हैं कि इसमें जो है 17 वर्ण होते हैं। आपसे कभी इतना ही केवल पूछ लिया जाएगा मंदाक्रांता में कितने वर्ण होते हैं, 17 वर्ण होते हैं, बस इसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। तो मंदाक्रांता में कितने वर्ण होंगे, 17 वर्ण होंगे, ठीक। अब उसके बाद जो है, अब उसके बाद हम लोग का ये ख़त्म हो गया। तो ये था आज का हम लोगों का छंद, और उसके बाद हम लोग विराम चिन्ह भी इसमें पढ़े थे। तो पूरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा था। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।